हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज से ठीक 75 साल पहले 75 ईयर्स बैक हमारा देश आज़ाद हुआ था। लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद अब ये आज़ादी ना तो मुझे ही आज़ादी कैसे मिली हम लोग केवल पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लाखों लोगों का योगदान रहा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, गॉस थ्योरम। ये इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिर इसका एप्लीकेशन भी है इसका कि हम गॉस थ्योरम को, गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करें, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब गॉस थ्योरम स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, उसका विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि बेसिकली टर्म्स हैं क्या। देखिए सबसे पहला टर्म है एरिया वेक्टर। देखिए अगर सपोज दैट ये कोई एरिया है हमारा, प्लेन एरिया, ठीक। अगर ये एरिया है तो बेटा इसके परपेंडिकुलर जो होगा, इसके परपेंडिकुलर ये देखिए ये हमारा एरिया वेक्टर होगा। विजुलाइज होगा, है ना। तो बेटा इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसी को एरिया वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर, इसका एरिया ए है। परपेंडिकुलर वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। एन मतलब नॉर्मल वेक्टर, ठीक। अब देखिए ये कोई एरिया है हमारा ए, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये एरिया वेक्टर, जिसमें कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इसके नॉर्मल, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये एरिया कितना। तो देखिए एरिया वेक्टर ए ये बराबर होगा ए इंटू एन का। एन क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो यूनिट वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पूरा वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हमारा ये जो हम खींचते चले आए हैं अभी तक, थीटा। तो प्लेन एंगल हमारा होता है, सपोज दैट थीटा है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल आएगा बेटा ये रेडियन में आएगा, ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है। इसको डिग्री में मत ले लीजिएगा, ये रेडियन में होता। और देखिए 1 रेडियन कैसे, रेडियन को थोड़ा सा सी, छोटा सा सी लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट इसकी रेडियन, ठीक है। अब देखिए 1 रेडियन कैसे हम डिफाइन करेंगे, रेडियस आर। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस, स्टेट डिस्टेंस अगर हम आर ले लें
तो ये कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री। लेकिन अगर आर्क की लेंथ अगर हम आर ले लें तो 60 से थोड़ा कम बनेगा, अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री एंड समथिंग मिनट। 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री एंड समथिंग मिनट, ध्यान रखना, ठीक है। अब 2 पाई, अब हमको एंगल निकालना, पूरा एंगल, पूरा एंगल, ठीक है। तो एंगल पूरी बेटा आर की कितनी होगी? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। 2 पाई रेडियन का एंगल बना, ये बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, देयरफॉर पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये केवल जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। खास करके ये बायो के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट तो पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन बायो के स्टूडेंट्स के लिए जानना ये जरूरी है। अब देखिए अगला हमारा आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक्चुअली हमारा 3D होता है स्पेस में, ठीक है। स्पेस में अगर मैंने कोई एरिया ले लिया, मैं आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं, जैसे ये है, ठीक। अब देखिए ये सेंटर है अगर, तो बेटा ये एंगल कैसा बनाएगा? ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा। तो ये जो इधर पे जो एंगल होगा, ये पूरा गोल को, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। देखिए ये एंगल, तो बेटा ये एंगल होगा सॉलिड एंगल, ठीक। ये छोटा सा एंगल डी ओमेगा, ये एरिया हमारा हो गया डी ए, ठीक। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो हमारा डी ओमेगा हो जाएगा, इसमें आर का अपॉन रेडियस, इसमें एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज दैट ये हमारा इसका परपेंडिकुलर इधर जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर इधर जा रहा है। देखिए ये हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया थीटा एंगल से, तो इसका बेटा कौन सा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा? इसके परपेंडिकुलर। बताइए, अगर हमारा एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, उस केस में हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो लेंगे, और एंगल के साथ कौन सा जाता है? कॉस थीटा। डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गई ये बात? इसकी जो यूनिट होती है स्टेरेडियन, यूनिट स्टेरेडियन। ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। ये दिमाग में बैठाइए, विजुलाइज कीजिए इसको, रटने की जरूरत नहीं। मैं हर वीडियो में समझाता हूं बेटा, फिजिक्स रटने वाली चीज नहीं है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, पहले तो ये आप ये समझिए फ्लक्स है क्या। देखिए फ्लक्स का मतलब होता है कि लाइंस ऑफ फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये देखिए ये कोई पॉइंट चार्ज की वजह से ये फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब ये तो मैं दो ही दिखा सकता हूं। इस एरिया से, इसके एरिया से कितनी लाइन पास होंगी, इसके एरिया से कितनी लाइन पास होंगी बेटा, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। विजुलाइज कीजिए, क्योंकि अब ये क्या इमेजिनरी लाइंस हैं, दिखाई तो देती नहीं। जैसे कोई ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने यहां पर कोई एरिया कंसीडर कर दिया इसके परपेंडिकुलर डीए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, ठीक है। तो देखिए इस इतने एरिया से पास होने वाला और इसका एरिया वेक्टर ये है, इसके बीच से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, इसके बीच से पास होने वाला फ्लक्स डी फाई ई डॉट डी, ठीक है। अब देखिए ई डॉट डी है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये बैंड हो गया, ये बैंड हो गया तो इसका डीए इधर आ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच का जो एंगल होगा इसको अगर हमने थीटा माना, वैसे भी देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डी फाई ई डॉट ई, अब डॉट में लगा ई डीए कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखिए क्लोज सरफेस है, ये क्या है हमारी बाउंडेड है, तो टोटल फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए कॉस थीटा, ठीक। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस लॉ है क्या? देखिए गॉस लॉ क्या है, सबसे पहले तो उसका स्टेटमेंट, गॉस लॉ हमारा कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस
इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज enclosed by surface। ठीक, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अभी सरफेस क्या होगी, देखिए सरफेस हमारी स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, अनइवन शेप की भी हो सकती है, जैसे ये 3D है, कोई चार्ज क्यू है। तो इससे जो टोटल फ्लक्स होगा होगा ही टोटल फ्लक्स। हमने बताया था क्या होती है कि फील्ड लाइंस होती है, इमेजिनरी है। अब ये जो सरफेस है बेटा, इस सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। क्लोज होगी, ओपन नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्या होगी? क्लोज सरफेस होगी। ठीक, अब ये स्टेटमेंट को हम शो कैसे करेंगे? अभी सिंपल हमने यहां से +2 चार्ज लिया, ठीक, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस है, ठीक है। E डॉट डी, ठीक। अब देखिए E डॉट डी ए, इसी को हम लिख सकते हैं E डी ए कॉस थीटा। ठीक, ये इसका बेसिक, इस गॉस थ्योरम का ये बेसिक है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? Q/ε0, यही तो है। कि जैसा स्टेटमेंट है कि हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ये बराबर होगा Q/ε0। ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए इसका प्रूफ, देखिए इसमें अगर हम प्रूव करेंगे इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ये देखिए बेटा परपेंडिकुलर नहीं है। यहां पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है और एरिया वेक्टर इसका ये जा रहा है, तो एंगल थीटा बनेगा। ठीक, पहले हम प्रूव करेंगे एक सिमेट्रिक सरफेस के लिए। कैसे? ई को स्क्वायर, सर्किल नहीं, स्क्वायर नहीं, यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ, यहां पे एक छोटा सा एरिया हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए यहां पे ये एरिया हमारा डी है, तो एरिया वेक्टर, अब देखिए वेक्टर ई भी हमारा इस डायरेक्शन में है और वेक्टर डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में। थीटा कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये बेटा इसका प्रूफ है, डेरिवेशन। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक। तो अब टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए
ठीक है। अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बेटा इसकी रेडियस R है, तो ये डिस्टेंस R हो जाएगी R² इंटू डी। अब देखिए हमारा यहाँ Q कांस्टेंट है क्योंकि हम चार्ज चेंज नहीं कर रहे हैं, R कांस्टेंट है, रेडियस ये पूरा कांस्टेंट है, तो वेरिएबल हमारा क्या है? एरिया। और ये कहां से कहां तक वेरी करेगा बेटा? यहां हम सिग्मा भी ले सकते हैं, सारे जितने कंपोनेंट हम यहां मिलाएंगे उनको ऐड कर देंगे, सिग्मा भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएशन नहीं है, ये सेंटर पे रखा हुआ है, लेकिन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट हमारी कितनी? मिनिमम एरिया 0, मैक्सिमम एरिया इस स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई R²। ठीक, इंटीग्रेट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। डीए का इंटीग्रेशन ए होगा, लिमिट लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², 4 पाई R²। माइनस 0 रहेगा तो उसको इग्नोर कर देंगे। देखिए 4 पाई R²। तो हमारा बेटा क्या आया? फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। आ गया? ये इसका डेरिवेशन है। अब देखिए अगर हम अनइवन सरफेस लेंगे तो यहां पर जो हमने cos थीटा को इग्नोर कर दिया है तो यहां पर ई डी ए cos थीटा आ जाएगा। और डी ए cos थीटा क्या है? डी ओमेगा। डी ए cos थीटा क्या है? डी ओमेगा होगा। डी ओमेगा क्या है? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, चलिए पहले इसको आप नोट कीजिए। अब देखिए, चलिए यही बता देते हैं। सपोज दैट अंदर कई सारे, अच्छा बहुत से लोग, बहुत से टीचर ही बताते हैं कि हम टोटल चार्ज ले लेते, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। ठीक, चलिए सर, अगर ये चार्ज बाहर हो, अगर ये चार्ज इफ Q lies outside surface, उस केस में क्या होगा? देखिए हमें ये सरफेस हमारी, ये प्लस Q है, देखिए ये एंटर हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से एंटर हुआ, ये निकल गया। अब देखिए यहां पर जो एंटर हो रहा है ये ई है बेटा, ये डीए है, कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो यहां पे कितना हो जाएगा? डीए cos थीटा माइनस ई डीए हो जाएगा। यही चीज यहां कंसिडर कीजिए, ई डीए 0 डिग्री, 5 प्राइम ई मान लेते हैं, ई डीए। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, इन दोनों को ऐड कर दें,
माइनस जीरो। इसीलिए आउटसाइड वाला चार्ज हम नहीं कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि बेटा जितना एंटर होगा उतना ही निकल जाएगा। अब इसमें हाँ, दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी कंडीशन आती है कि सपोज दैट यहां पर प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 तीन चार्ज है। तो हमारा जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा बेटा, इनका एल्जेब्रिक सम, इनका क्या होगा? एल्जेब्रिक सम। क्योंकि एल्जेब्रिक सम किसका लेते हैं? स्केलर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी का कौन सा लिया जाता? वेक्टर सम। ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक चीजें हैं। तो हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, बाहर की कंडीशन भी मैंने बता दी, अंदर की भी कंडीशन बता दी। ठीक, अब देखिए एरिया कहीं नहीं आ रहा, एरिया हमारा कहीं नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स हमारा एरिया पे डिपेंड नहीं करता। और सीधी सी बात है बेटा, मान लेते हैं दो लाइन ऑफ फोर्स मान लेते हैं। अभी दो लाइन ऑफ फोर्स हैं, हम चाहे हम इसको छोटे गोले में बंद करें चाहे बड़े गोले में बंद करें, तो क्या ये चेंज हो जाएंगे? ये फ्लक्स हमारा चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। समझ में आ गया? अब कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या कि गॉसियन सरफेस क्लोज होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी चार्ज हमारा सरफेस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या कहा? इनक्लोज बाय द सरफेस। जो उसके अंदर बंद होगा, जितना चार्ज उसमें इनक्लोज होगा उतना ही चार्ज लेंगे, सरफेस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब कभी कभी केस ऐसा आ जाता है, देखिए मैं कलर चेंज करता हूं। यहां रखा हुआ चार्ज, जब भी इस तरह का केस आ जाए कभी कभी क्या करते हैं, क्यूब के कोने पर रख दिया, यहां पर रखा हुआ। अब पूछ दिया गया कि टोटल फ्लक्स बताइए, टोटल फ्लक्स बताइए। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इमेजिन कर लेंगे। ये भी अब पूरा गोला हो गया, टोटल फ्लक्स इसमें कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जब पूरे स्फीयर से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो हाफ हेमिस्फीयर से कितना आ जाएगा? कितना जाएगा? आधा Q एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस केस में देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस केस में हम क्या करेंगे भैया, एक क्यूब ही रखा हुआ, हम कुछ सारे क्यूब हम बना देंगे। अब आप इमेजिन कीजिए बेटा कितने क्यूब बनेंगे। देखिए इस चार्ज के उस तरफ चार्ज बने, 40 तक बनेंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। अब ये पूरी तरह से बंद हो गया, अभी पूरी तरह से बंद हो गया। तो अब जब ये पूरी तरह से बंद हो गया, 8 क्यूब हैं, 8 क्यूब हैं, तो 8 से तो हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट थोड़ा सा निकाल देते हैं। नोट कर लिया।
हाँ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपटीशन मिलेंगे। तो टोटल 5e 8 क्यूब से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जब 8 क्यूब लिए हुए हमको एक क्यूब के थ्रू निकालना है, इसके थ्रू निकालना है, तो बेटा कितना हो जाएगा 5e 1 क्यूब क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आएगी? कभी भी देखिए कंडीशन है कि सरफेस पे नहीं होना चाहिए चार्ज, अगर है तो हम उस चार्ज को सिमेट्रिकल सरफेस में ब्रेक कर देंगे, मतलब उसको टू एनक्लोज कर देंगे। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है यहां पर चार्ज रखा हुआ, तो बेटा यहां पे एक एरिया लिया और यहां पे एक एरिया लिया, तो क्या फ्लक्स चेंज हो जाएगा? पर फ्लक्स का मतलब ये कि लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो जाएंगे, वो तो केवल चार्ज पे डिपेंड करेंगे, है ना? समझ में आ गया? चलिए इसको आप देखिए, ये मेन चीज है विजुअलाइजेशन की। ये क्या है? विजुअलाइजेशन की चीज है। विजुअलाइज कर दिया अगर आपने तो बेटा आपको आसान है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दे हम किसी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेट रख दें, तो 5e कितना होगा? हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा? बेटा नॉर्थ से जितना फ्लक्स आउटवर्ड जाएगा, साउथ में उतना ही इनवर्ड आएगा, तो टोटल फ्लक्स 0। तो मैग्नेटिज्म के लिए हमारा गॉस लॉ क्या कहता है? 5b इक्वल्स टू 0। 5b मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0। ठीक, अब अगले वीडियो में मैं इसका एप्लीकेशन कि इसको कैसे कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।